फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है चेक बाउंस होना। अगर यहाँ पर आपको किसी ने चेक दिया है, आपने चेक बैंक में यहाँ पर प्रेजेंट किया है और वो डिसऑनर यानी बाउंस हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसी मिस्टेक्स जो आप कभी भी मत करिएगा अगर यहाँ पर आप नोटिस भेजते हैं डिफॉल्टर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देख लेते हैं क्या है चेक बाउंस और कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आपको नहीं करनी है चेक बाउंस के केस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं क्या होता है चेक बाउंस होना। तो अगर कोई चेक जो है यहाँ पर बैंक में प्रेजेंट किया जाता है और उस अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो बैंक यहाँ पर चेक को डिसऑनर कर देती है, यानी चेक को बाउंस कर देती है। उसी के साथ साथ अकाउंट में बैलेंस तो है बट इतना बैलेंस नहीं है जो चेक में दिया हुआ है, तो भी यहाँ पर बैंक जो उस चेक को डिसऑनर कर देती है यानी बाउंस कर देती है। अगर यहाँ पर जो चेक में सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है तो भी उस केस में बैंक यहाँ पर जो चेक को डिसऑनर कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से बैंक जो है यहाँ पर चेक को डिसऑनर या बाउंस कर सकती है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी 7 मिस्टेक्स जो है जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको कोई डिफॉल्टर ने चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है तो उस केस में यहाँ पर आप लीगल नोटिस भेजते हैं, तो उस लीगल नोटिस भेजते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो 7 पॉइंट इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके हम। तो आइए आ जाते अपने सबसे पहले पॉइंट पे। तो कभी भी चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर बैंक से आप हमेशा यहाँ पर ओरिजिनल चेक जरूर लीजिए जो डिसऑनर या बाउंस हो गया है। बिकॉज अगर आप लीगल नोटिस भेजते हैं या केस करते हैं तो उस केस में आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ये ओरिजिनल चेक जो है जो बाउंस हुआ हुआ या डिसऑनर हुआ है। उसी के साथ साथ बैंक यहाँ पर आपको रिटर्न मेमो देता है। उस मेमो के अंदर यहाँ पर रीजन लिखा होता है कि किस वजह से ये चेक जो है बाउंस हुआ है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट में बैलेंस सफिशिएंट ना होना, सिग्नेचर मिसमैच होना। तो ये रीजन जो उस रिटर्न मेमो में दिया होता है, तो ये रिटर्न मेमो आपको लेना इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके लीगल नोटिस के लिए काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी चेक बाउंस होता है तो उस केस में आप बैंक से 2 डॉक्यूमेंट जरूर लीजिएगा। एक तो ओरिजिनल चेक जो बाउंस हुआ है, दूसरा रिटर्न मेमो जो यहाँ पर आपको बैंक प्रोवाइड करेगा विद रीजन के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कभी भी आपको ओरिजिनल जो चेक मिलने वाला है बैंक की तरफ से जो डिसऑनर हो गया है उसे कभी भी आप छेड़खानी नहीं करेंगे। उसमें कभी भी आप एडिटिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप चीजों को चेंजेस या उसमें एडिट करने मत जाइएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो जैसे ही आपको बैंक से चेक मिलता है वैसे ही आप अपने पास रखिएगा, वो ही आपको जो है प्रेजेंट करना है लीगल केस के समय। तो ध्यान रखिएगा कोई भी अगर आपको यहाँ पर बैंक की तरफ से यहाँ पर ओरिजिनल जो चेक मिलता है जो डिसऑनर हो गया या फिर बाउंस हो गया तो उसे आप एडिट मत करिएगा कोई भी पेन से या किसी भी तरह से। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाली है टाइम लिमिट। अगर आप नोटिस भेजते हैं चेक बाउंस के केस में तो टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर जैसे ही आपको रिसिप्ट होती है रिटर्न मेमो। तो रिटर्न मेमो यहाँ पर बैंक आपको जब प्रोवाइड करेगा उससे लेकर 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जो है नोटिस भेजनी है डिफॉल्टर को। जो चेक बाउंस हुआ है उस नोटिस के अंदर आपको लिखना होगा कि यहाँ पर आपका जो चेक बाउंस हो गया है एंड इस रीजन के वजह से बाउंस हुआ है और हम आपको 15 दिन का यहाँ पर समय दे रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर आप हमें पेमेंट नहीं करते तो आपको हम यहाँ पर जो है केस दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको जो है विद इन 30 डेज के अंदर जब से आपको रिसिप्ट हुई है रिटर्न मेमो आपको यहाँ पर नोटिस भेजना होगा और उस नोटिस के अंदर आपको 15 दिन का समय देना होगा डिफॉल्टर को। और अगर 15 दिन के अंदर फिर भी वो पेमेंट नहीं करता तो यहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं सिविल के अंदर जो दिया गया सेक्शन 138 यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि आप यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, लीगल एक्शन यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये टाइम लिमिट आपको देना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 15 दिन देने के बाद भी अगर जो 1 महीने का पीरियड दिया गया वो भी यहाँ पर अगर निकल जाता है यानी आपको जो डिफॉल्टर है वो कहता है कि हम यहाँ पर आपको चेक दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं और आपका समय जो है केस फाइल करने वो निकल जाता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि चेक की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर अगर होती है, वैलिडिटी अगर अभी भी है तो उस केस में आप वापस उस चेक को दोबारा यहाँ पर बैंक में प्रेजेंट करिए एंड बैंक जो है यहाँ पर दोबारा जो है यहाँ पर डिसऑनर यानी बाउंस करेगा एंड आपको एक रिटर्न मेमो देगा एंड जो आपको रिटर्न मेमो मिलेगा उस रिटर्न मेमो से लेकर 30 डेज के अंदर आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर चेक की वैलिडिटी 3 महीने की रहती है, तो अगर 3 महीने का पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो एक बार वापस उसको यहाँ पर डिसऑनर करेगा। जब तक वैलिडिटी है तब तक आप यहाँ पर बैंक में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मेमो दिया जाएगा, उस रिटर्न मेमो से आपको देखना होगा 30 दिन के अंदर आपको केस फाइल करना होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अगर यहाँ पर जो टाइम पीरियड अगर आपका निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप लीगल नोटिस कैसे भेजेंगे, इसके 3 तरीके भेजने के। सबसे पहले आप रजिस्टर पोस्ट से आप भेज सकते हैं एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ। तो जो भी एड्रेस यहाँ पर डिफॉल्टर ने आपको प्रोवाइड किया है उस एड्रेस पे भेजिए, चाहे वो यहाँ पर रहता हो या नहीं रहता, उसी एड्रेस पे आप भेजिएगा। उसी के साथ साथ जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो यहाँ पर आप रखिएगा, जो भी आप रजिस्टर पोस्ट से भेज रहे हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं, अगर आपके पास ईमेल आईडी है डिफॉल्टर की तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप व्हाट्सएप और ईमेल पे करें तो यहाँ पर जो सेंड आपने किया है उसकी ओरिजिनल स्क्रीनशॉट आप निकाल के जरूर रख लीजिएगा जो सेंड आइटम की गई है। उसी के साथ साथ जो आपने रजिस्टर पोस्ट से भेजा है अगर उसकी यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आती है या तो वहां पर कोई एड्रेस पे मिलता ही नहीं है या फिर अगर मिला पर उसने लेने से एक्सेप्ट नहीं किया तो उस केस में यहाँ पर डीम टू बी सर्व्ड मानी जाती है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट यहाँ पर इसे डीम टू बी सर्व्ड माना जाएगा, यानी ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर जो ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पर आपको रखनी होगी, ताकि आप लीगल केस जब करेंगे तब ये सभी प्रूफ आपको यहाँ पर रखने होंगे। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर शिकायतकर्ता कौन होगा, अगर आप नोटिस भेजते हैं तो उस केस में शिकायतकर्ता वही होगा जिसके नाम से चेक लिखा गया है। यानी अगर फादर है, फादर के नाम से चेक लिखा गया है तो ऐसा नहीं है कि सन अपने नाम से नोटिस भेज सकता है। और अगर कोई कंपनी है, कंपनी के केस में अगर कंपनी है तो डायरेक्टर अपने नाम से यहाँ पे नोटिस भेज सकता है, ऐसा नहीं होगा। अगर फादर का नाम दिया है तो फादर के नाम से ही नोटिस भेजा जाएगा, कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी के नाम से ही यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा। तो यहाँ पर अगर कंपनी के थ्रू अगर जो डायरेक्टर अगर नोटिस भेजता है तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि XYZ लिमिटेड फलाना फलाना कंपनी है, उसके थ्रू यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो यहाँ पर नोटिस भेज रहे हैं। बट जो चेक के अंदर नाम जो दिया गया है उसी नाम से यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर एड्रेस जो किसे किया जाएगा, जो डिफॉल्टर है उसी को यहाँ पर जो एड्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पर जिसने सिग्नेचर किया है वही यहाँ पर जो चेक बाउंस के अंदर जिसने सिग्नेचर किया है वही यहाँ पर डिफॉल्टर माना जाएगा और उसी को यहाँ पर चेक दिया जाएगा। अगर पर्सनल नेम पे है तो पर्सनल नाम पे, अगर कोई कंपनी है, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसके डायरेक्टर को यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज डायरेक्टर तो वहां पे सिग्नेचर करेगा कैपेसिटी के बिहाफ पे। तो यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर जो नोटिस भेजा जाएगा, एबीसी कंपनी है तो एबीसी कंपनी को यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा, ना कि उनके डायरेक्टर को। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कितनी अमाउंट की यहाँ पर डिमांड करेंगे अगर आप केस फाइल करते हैं तो चेक बाउंस के केस में। तो यहाँ पर आप उतना ही डिमांड करिए जितना चेक के अंदर दिया गया है, जितना बाउंस हुआ है। समझ लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपने 10 लाख का माल बेचा है और पार्टी ने आपको 3 लाख का चेक दिया है तो 3 लाख का ही आप डिमांड करिए जब आप केस फाइल करते हैं, ना 3 लाख से ज्यादा ना 3 लाख से कम करिएगा। अगर आप 3 लाख से ज्यादा यानी 10 लाख का अगर यहाँ पर जो है नोट केस फाइल कर देते तो उस केस में यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आपका केस ही एक्सेप्ट ना हो। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई बैंक चार्जेस आपका लगा है, आपका जो चेक है वो डिसऑनर हुआ है तो बैंक डिसऑनर चार्जेस आपको लगे हैं, या फिर आपके वकील के चार्जेस आपके लगे हैं, फीस लगी है, तो वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर चार्जेस है वो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप जो डिमांड है, अमाउंट ऑफ डिमांड है, वो चेक के ज्यादा मत करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से चेक बाउंस हुआ है वो यहाँ पर वैलिड होना चाहिए, वैलिड इन आई ऑफ लॉ होना चाहिए, लीगलिटी होनी चाहिए, अनलॉफुल या इलीगल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अगर समझाए तो यहाँ पर अगर आपने किसी को कैश दिया 10 लाख रुपया और सामने से उसने चेक दिया 10 लाख का और वो चेक बाउंस हो गया तो उस केस में यहाँ पर कोई भी वैलिडिटी नहीं है, कोई भी लीगलिटी या लॉफुल नहीं है, बिकॉज जो कैश दिया गया है वो यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए तो कितना कैश लेन या देन कर सकते हैं आप। तो अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा यहाँ पे कैश लेन दिया है तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, आपका केस लॉफुली नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। उसी के साथ साथ कोर्ट के अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो 10 लाख है क्या ये अनअकाउंटेड मनी तो नहीं है, ये पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स रिटर्न इसकी बताइए।
तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे केस जहां पर आप कैश देते हैं और सामने से आपको चेक मिला है, तो उस केस में यहां पर आपके लिए चेक बाउंस का केस यहां पर जो जीतना वो मुश्किल हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर चेक बाउंस का केस किस किस केस में यहां पर जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप यहां पर गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, अगर आपको गिफ्ट मिला है चेक और वो बाउंस हो गया, तो वहां पर कोई भी लीगलिटी नहीं है यहां पर देने वाले की। डोनेशन मिलता है तो वहां पर भी कोई लीगलिटी नहीं है, वहां पर भी अगर चेक बाउंस हुआ तो उस केस में यहां पर आप केस हार जाएंगे। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आपको लोन मिलता है तो उस केस में भी कोई लीगलिटी नहीं है, वो भी यहां पर जो चेक बाउंस का केस है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर वैलिडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चेक दिया गया उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ध्यान में रखनी है 7 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी अगर आप नोटिस भेजते हैं, लीगल एक्शन लेते हैं यहाँ पर चेक बाउंस के केस में। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपका चेक बाउंस होता है, अगर कोई फ्रॉड नेचर का होता है, गलत सिग्नेचर कर दिया या अमाउंट नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर चेक इशू कर दिया, तो उस केस में यहाँ पर जो है आईपीसी के थ्रू यहाँ पर 420 का यहाँ पर आप केस कर सकते हैं और यहाँ पर जो डिफॉल्टर है उसे 7 साल की सजा हो सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यहाँ पर 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है और डबल द अमाउंट यहाँ पर जो है चेक का जो बाउंस हुआ है उसका पे करना पड़ सकता है। तो दोनों केस यहाँ पर 420 का केस और 138 का केस, दोनों केस आप सेम यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप 420 का भी केस कर सकते हैं जिसके अंदर 7 साल की सजा हो सकती है डिफॉल्टर को, और यहाँ पर 138 के अंदर 2 साल की सजा या फिर डबल अमाउंट ऑफ द पे करना उसे पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 7 मिस्टेक्स है वो मत करिएगा। उसी के साथ साथ क्या यहाँ पर जो लीगलिटी दी गई है वो भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चेक बाउंस होता है तो टाइम लिमिट, कैसे आपको चेक जो है नोटिस आपको भेजनी है, उसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना है, वो सभी इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। होप सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।